हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर एजुकेशनल चैनल एजुकेशन हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। हमने हिंदी की टीचिंग मेथड स्टार्ट किए थे। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, इससे पहले 4 या 5 क्लासेस, और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। लास्ट क्लास अपनी फ्राइडे को हुई थी। सैटरडे और संडे को अपनी मैराथन क्लासेस होती हैं, वो 4 क्लासेस अपनी हुई थी। 2 दिन का अपने सैटरडे संडे ऑफ रहता है इन क्लासेस का। और अब आज अपनी मंडे से अपनी वापस ये क्लास सुबह 9:15 रेगुलर स्टार्ट हो गई है। इसे अपन जो ये सप्ताह चलेगा इसमें ये काम करेंगे, 4 दिन हम पढ़ेंगे, 5वें दिन हम रिवाइज करेंगे उस चीज़ को, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे शिक्षण विधियों के साथ साथ क्वेश्चन भी चलते रहें। शिक्षण विधियाँ चल रही थी, हमने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी। परिभाषाओं के बाद अब आगे बात करते हैं कुछ जो भाषा सीखने का जो मनोविज्ञान है उसके बारे में बात करते हैं कि भाषा हम सीखते हैं, उस भाषा सीखने का मनोविज्ञान क्या है। तो देखिए, भाषा सीखने के देखो 3 चरण होते हैं। सबसे पहले इंसान में जिज्ञासा होनी चाहिए। भाषा सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा, उसमें अनुकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक एक को समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है जिज्ञासा। एक मिनट। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है जिज्ञासा की। किसकी बात आती है? जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? किसी चीज़ को जानने की इच्छा ही क्या होती है? जिज्ञासा। कोई भी चीज़ होती है उसको जानने की इच्छा ही क्या होती है? हमारी जिज्ञासा होती है। या तो भाषा सीखने का सबसे पहला चरण कौन सा है? जिज्ञासा है। सबसे पहले इंसान में क्या होनी चाहिए? देखो, जब जिज्ञासा ही नहीं होगी तो भाषा को कैसे सीखेगा? तो इसलिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है इंसान में? जिज्ञासा होना जरूरी है। जब जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा के बाद उसको अनुकरण करना आना चाहिए। जिज्ञासा के बाद उसको क्या आना चाहिए? अनुकरण। अनुकरण। पहले जिज्ञासा होनी चाहिए इंसान में, जिज्ञासा के बाद उसमें अनुकरण करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उसको अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है तो उसमें अनुकरण करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बात समझ आ गई? सबसे पहले इंसान में जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा के बाद उसमें अनुकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। जब अनुकरण कर लेता है तो अनुकरण के बाद उसमें तीसरा क्या होना चाहिए? उसका अभ्यास। उसको क्या करनी होती है? प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस मैक्स मैंने परफेक्ट, यानी अभ्यास करना होता है। क्या करना होता है? अभ्यास। तो सबसे पहले जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा के बाद अनुकरण, अनुकरण के बाद अभ्यास। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जिज्ञासा क्या होती है? नए शब्द जानना, समझना और सीखने की प्रबल इच्छा। नए शब्दों को जानना, सीख लो उनको, उन शब्दों को समझना और उनके बारे में सीखने की प्रबल इच्छा होना ही क्या होती है? जिज्ञासा होती है। उनके बारे में प्रबल इच्छा होना क्या कहलाती है? हमारी जिज्ञासा होती है। कि नए शब्दों को हम जानेंगे, उनके बारे में हम सीखेंगे, तो वो क्या होती है? हमारी वो जिज्ञासा होती है। बात समझ में आ गई? यानी जो भी नए शब्द होते हैं, उन नए शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके बारे में जानने का काम करते हैं, तो वो सब हमारे किस में आते हैं? जिज्ञासा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब, अनुकरण होता है भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होता है अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिशन, रिपीट करना, यानी बार बार उसका रिवाइज करना। मैंने बोला कै तो आप बोलोगे कै, खे तो खे, तो वो क्या होता है? अनुकरण करना। वो क्या होता है? अनुकरण। तो अनुकरण के माध्यम से बच्चा क्या करता है? बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बात समझ में आ गई? तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा है अभ्यास द्वारा भाषाई कौशलों में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास के द्वारा कौन से कौशल में? जो भाषाई जो हमारे कौशल होते हैं, उन कौशल में हमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अभ्यास होता है, अभ्यास के माध्यम जो भी हमारे भाषा के जो कौशल होते हैं, उन कौशलों में हम दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ आ गई? यानी सबसे पहले जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? कि नए शब्दों को जानना, समझना और सीखने की प्रबल इच्छा क्या होती है? हमारी जिज्ञासा होती है। अनुकरण क्या होता है? भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या होता है? अनुकरण होता है। और अभ्यास क्या होता है? कि अभ्यास द्वारा भाषाई कौशलों में क्या प्राप्त की जा सकती है? दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इज दैट क्लियर? तीनों बातें समझ में आ गई? आगे चलते हैं। देखिए, दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक बार कि जिज्ञासा क्या है, अनुकरण क्या है
और भाषा सीखने की जो दक्षता है, अभ्यास क्या काम आता है? सबसे पहले क्या काम आता है? सबसे पहले आपका काम आएगा जिज्ञासा। यानी जब तक इंसान में भाषा सीखने की जिज्ञासा या ललक ही नहीं होगी, तब तक वो भाषा नहीं सीख सकता। अब जिज्ञासा उसने उत्पन्न कर ली, उसके बाद उसको करना पड़ेगा अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखेगा, और अनुकरण के बाद उसमें क्या होनी चाहिए? भाषा की अभ्यास करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको जिज्ञासा होनी चाहिए, दूसरा उसमें अनुकरण होना चाहिए, तीसरा उसमें अभ्यास करने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए, अब चलते हैं आगे अपन। अब आती है भाषा शिक्षण की विधियाँ। अब बात किसके बारे में करेंगे अपन? अब बात करेंगे अपन विधियों के बारे में, कि भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ कि विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। हेडिंग रही है भाषा शिक्षण की विधियाँ। अब भाषा, चलो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, भाषा, ये आपकी भाषा है। भाषा शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ हैं। एक आपकी परंपरागत, दूसरी आपकी आधुनिक। एक आपकी परंपरागत विधियाँ और दूसरी आपकी आधुनिक विधियाँ। परंपरागत और आधुनिक विधियाँ। परंपरागत में क्या है? परंपरागत में क्या है? कौन कौन सी विधियाँ आएंगी? जैसे आपका गद्य है, आपका पद्य है, गद्य, पद्य, कहानी, व्याकरण, नाटक, ये सब किस में आते हैं? परंपरागत में आती हैं। और इसके अलावा जो भी विधियाँ आपकी बच गई, वो सब किस में आती हैं? आधुनिक विधियों में। यानी गद्य, पद्य, व्याकरण, कहानी व नाटक शिक्षण किस में आता है? परंपरागत विधियों में। और इसके अलावा जो भी बच गए वो किस में आती हैं? गैर परंपरागत या फिर आधुनिक विधियों में आती हैं। बात समझ आ गई? तो भाषा शिक्षण की विधियाँ कितनी है? भाषा शिक्षण की 2 विधियाँ, पहली परंपरागत, दूसरी आधुनिक। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं कि क्या बात क्या है। भाषा शिक्षण की विधियों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहली कौन सी है? परंपरागत विधियाँ। पहली कौन सी विधि है? परंपरागत विधि। और दूसरी विधि कौन सी है? आधुनिक विधियाँ। यानी पहली परंपरागत और दूसरी आधुनिक। यानी जो परंपरा से चली आ रही है उसको परंपरागत कहते हैं, जो वर्तमान में चली आ रही है उसको क्या कहते हैं? आधुनिक विधियाँ कहते हैं। भाषा शिक्षण की परंपरागत विधियाँ कौन कौन सी हैं? इसके अंतर्गत देखो, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, इन सबको शामिल किया जाता है। यानी गद्य शिक्षण आपका इसी के अंतर्गत आता है, पद्य शिक्षण आपका इसी के अंतर्गत आता है, कहानी शिक्षण इसी के अंतर्गत आता है, नाटक शिक्षण इसी के अंतर्गत आता है। तो भाषा शिक्षण की जो परंपरागत विधियाँ कौन कौन सी हैं? गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, ये सब किस में आते हैं? भाषा सीखने की परंपरा। यानी परंपरागत सोचे, आप सोच के देखिए, परंपरागत जो हमारी परंपराओं से चली आ रही हैं, और परंपराओं से गद्य इंसान पहले भी लिखते थे, आज भी लिखते हैं। नाटक पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं। कहानियाँ पहले भी चलती थी, आज भी चलती हैं। और पद्य शिक्षण पहले भी होता था, आज भी होता है। यानी ये कौन सी हैं? ये हमारी परंपरागत विधियाँ हैं। कौन सी विधियाँ? हमारी परंपरागत विधियाँ, और परंपरा से हमारी चलती आ रही हैं। जो परंपराओं से हमारी चलती आ रही हैं वो क्या होती है? हमारी परंपरागत विधियाँ। सबसे पहले बात करते हैं गद्य शिक्षण के बारे में। किसके बारे में? गद्य। पहले ये जानते हैं कि गद्य का मतलब क्या होता है। चलिए, गद्य का मतलब क्या होता है? गद्य जो होता है, गद्य शब्द, वो संस्कृत की गद धातु से बना है। गद्य शब्द होता है, शब्द वो, जैसे गद्य शब्द है, 1 मिनट, हाँ जी, गद्य, ये गद्य शब्द संस्कृत की गद धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? गद धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? संस्कृत की गद धातु से बना है। और इसका मतलब क्या होता है? गद का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना। गद का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना। यानी जो गद्य शब्द है वो संस्कृत की गद धातु से बना है, और इसका मतलब होता है स्पष्ट करना या स्पष्ट कहना। स्पष्ट करना या फिर स्पष्ट कहना। गद्य शब्द किससे बना है? संस्कृत की गद धातु से बना है, और इसका मतलब होता है स्पष्ट करना या स्पष्ट कहना। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी गद्य शिक्षण में कौन आते हैं? संस्कृत में जो छंदहीन रचनाएं होती हैं। गद्य में क्या होता है? छंद नहीं होता। तो ये कैसी रचनाएं होती हैं? छंदहीन। कैसी रचनाएं होती हैं? छंदहीन रचनाएं। यानी संस्कृत की छंदहीन रचनाएं क्या कहलाती हैं? गद्य कहलाती हैं। संस्कृत की कौन सी रचनाएं? जो छंदहीन रचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी गद्य कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी इनकी देखो, गद्य क्या होता है? जब जैसे एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ ऐसे चलता रहता है, उसमें क्या होता है? वो गद्य होता है आपका। यानी गद्य जो शब्द होता है वो संस्कृत की गद धातु से बना होता है। गद का मतलब क्या होता है? स्पष्ट कहना। और ये छंदहीन रचना है। कैसी है? छंदहीन रचना है।
अब समझते हैं कि गद्य का मतलब, गद्य शिक्षण है क्या। अब बात समझ में आएगी कि गद्य का वास्तविक रूप से मतलब क्या होता है, और अब हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं शुरू। भाषा शिक्षण की परंपरागत विधियों में सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन गद्य शिक्षण की। यानी गद्य शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना होता है, गद्य धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है, संस्कृत की गद्य धातु से बना है। और इस गद्य का मतलब होता है स्पष्ट कहना। कैसे कहना, स्पष्ट कहना। कैसे कहना, स्पष्ट कहना, स्पष्ट कहना। यानी संस्कृत में गद्य क्या है, छंदहीन रचना को कहते हैं। यानी यदि आपकी रचना में छंद नहीं है तो आपकी रचना गद्य है, और यदि आपकी रचना में छंद है तो आपका पद्य है। तो संस्कृत में छंदहीन रचना को क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृत में छंदहीन रचना को गद्य कहते हैं। जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है। यानी जो भाषा होती है ना, जो भाषा हम बोलते हैं, जो बातचीत में सामान्य यूज में लेते हैं, जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ये मैं कौन सा शिक्षण चल रहा है मेरा, गद्य शिक्षण। यानी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा शिक्षण है, गद्य शिक्षण। यानी जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण लोग जो बातचीत में प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, हमारा गद्य शिक्षण। मान लो इस सामने जो आपके लिखा हुआ है, सपोज करिए लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण की परंपरागत विधियां, इसके अंतर्गत गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण में सम्मिलित किया जाता है गद्य शिक्षण। ये सब क्या है, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ देख रहे हैं आपको, पूरा का पूरा ये पैराग्राफ, ये किस में आ रहा है, एक गद्य शिक्षण में आ रहा है। किस में आ रहा है, गद्य शिक्षण में आ रहा है। किस में आ रहा है, गद्य शिक्षण में आ रहा है। तो यानी गद्य शिक्षण का मतलब क्या होता है, गद्य शब्द संस्कृत की गद्य धातु से बना होता है, और ये गद्य का मतलब होता है स्पष्ट कहना, और ये एक छंदहीन रचना होती है। कैसी रचना, छंदहीन रचना होती है। और जिस शब्दार्थ युक्त साधारण बात, जिस शब्दार्थ का जो वाक्य होता है शब्दार्थ युक्त वाक्य, उसका हम साधारण बातचीत में यूज करते हैं ना, बातचीत में प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा गद्य ही होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी डाउट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको शायद, आई थिंक। अगर डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए, यदि डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं अपना अगली बात पे। गद्य शिक्षण आपका, इतनी बातें हमने जान ली गद्य शिक्षण के बारे में। भाषा के परंपरागत वीडियो में सबसे पहले हमने गद्य शिक्षण की बात की थी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गद्य शिक्षण का महत्व जाने की गद्य शिक्षण का महत्व क्या है। देखिए, कोई ना कोई शिक्षण शुरू करते हैं, उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है, और इसके महत्व के बारे में जानने के लिए हम गद्य शिक्षण को अच्छे से समझना जरूरी है। तो हम जानते हैं गद्य शिक्षण का महत्व। चलिए, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का माध्यम कौन सा होता है, गद्य शिक्षण होता है आपका। कि जो दैनिक जीवन के जो आपके क्रियाकलाप होते हैं, कैसे क्रियाकलाप है, दैनिक जीवन के जो क्रियाकलापों का माध्यम क्या होता है, गद्य। दैनिक जीवन के मतलब कैसे, जैसे मैं आपसे अब बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो कौन सा शिक्षण है, वो मेरा गद्य शिक्षण है। कौन सा शिक्षण है वो मेरा गद्य शिक्षण है। यानी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का माध्यम क्या होता है, गद्य शिक्षण होता है। बात समझ में आ गई। ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन कौन सा होता है, गद्य। यानी आपको अब गद्य शिक्षण करवाया जा रहा है। एक मिनट सपोज कीजिए कि आपको सामने गद्य दिया हुआ है और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आपको ज्ञान उपलब्ध करवा रहा है। यानी ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन कौन सा है, हमारा प्रमुख साधन कौन सा है, गद्य शिक्षण। बात समझ आ गई। एक तो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का माध्यम, दूसरा ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन, तीसरा व्याकरण सम्मत भाषा सीखने का में उपयोगी होती है। किसमें, जो व्याकरण सम्मत भाषा होती है उसको सीखने में उपयोगी कौन सा शिक्षण होता है, गद्य शिक्षण होता है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में उपयोगी कौन सा शिक्षण होता है, गद्य शिक्षण होता है। भाषा तत्वों की जानकारी का सरल साधन कौन सा होता है, गद्य शिक्षण होता है। यानी भाषा जो शिक्षण है उनकी जानकारी का सरल साधन कौन सा होता है, हमारा गद्य शिक्षण ही होता है। इज दैट क्लियर? देयर इज नो एनी डाउट, आई थिंक। ओके, शायद आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी उसके बाद साहित्य की शैलियों से परिचय का माध्यम क्या होता है, गद्य होता है। साहित्य की शैलियों से परिचय का माध्यम, यानी देखो, एक तो आपका दैनिक जीवन में क्रियाकलाप का माध्यम, यानी दैनिक जीवन में हम जो भी भाषा का यूज़ करते हैं, जो भी देखिए कैसे, सबसे पहले आपका दैनिक जीवन में गद्य किस में यूज होता है, दैनिक जीवन में। किसमें आपके दैनिक जीवन में किसका यूज होता है, आपके गद्य का यूज होता है। किसमें, दैनिक जीवन में आपके गद्य का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ज्ञान उपलब्धि। कौन सी उपलब्धि, ज्ञान उपलब्धि।
यानी ज्ञान को यदि आप उपलब्ध करना चाहते हो तो आपको कौन सा शिक्षण काम आता है? गद्य शिक्षण काम आता है। व्याकरण संबंधी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, व्याकरण से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त करना है वो भी किससे मिलेगा? गद्य शिक्षण से। भाषा जो तत्वों की जानकारी मिलती है, भाषा तत्वों की जानकारी भी किससे मिलेगी? गद्य शिक्षण के। और साहित्य की जो शैलियों की जानकारी है, साहित्य की शैलियों की जो जानकारी है वो भी आपको कहाँ से मिलेगी? गद्य शिक्षण से। तो दैनिक जीवन में गद्य शिक्षण, ज्ञान उपलब्धि में गद्य शिक्षण, व्याकरण में गद्य शिक्षण, भाषा तत्व में गद्य शिक्षण और साहित्य शैलियों में गद्य शिक्षण। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बातें समझ में आ गई? गद्य शिक्षण का महत्व समझ में आ गया। गद्य शिक्षण क्या है इसके बारे में पूरी बात समझ में आ गई। भाषा शिक्षण की हम परंपरागत विधियां पढ़ रहे हैं। परंपरागत में हम गद्य पद्य, परंपरागत में सबसे पहले हमने शुरू की थी गद्य शिक्षण। गद्य किससे बना होता है? गद्य बना होता है संस्कृति, गद्य धातु से। इसका मतलब क्या होता है? गद्य का मतलब होता है स्पष्ट कहना। गद्य का मतलब क्या होता है? स्पष्ट कहना। और इसका देखो, जो संस्कृत में जो छंदहीन रचना होती है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत में छंदहीन रचना को गद्य कहते हैं। और उसके बाद आता है कि जिस शब्दार्थ युक्त भाषा, मतलब जिस जो शब्दार्थ युक्त भाषा का हम जो डेली बातचीत में यूज़ करते हैं वो क्या होती है हमारी? वो गद्य होता है। बात समझ आ गई? उसके बाद क्या है कि दैनिक, इसका मतलब महत्व जाने तो दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में इसका माध्यम होती है। ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन होती है। व्याकरण संबंध जो ज्ञान प्राप्त करती है उसके भाषा में उपयोगी होती है। और जो भाषा तत्वों की जानकारी का सरल माध्यम है। और उसके बाद भाषा की जो साहित्य की जो शैलियाँ हैं उनसे परिचय हमारा करवाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। गद्य शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। चलिए करते हैं। उच्चारण को शुद्ध करना, सबसे पहला उद्देश्य क्या है गद्य शिक्षण का? उच्चारण को शुद्ध करना, यानी आपका जो उच्चारण है उसको शुद्ध किसके माध्यम से किया जाएगा? गद्य शिक्षण के माध्यम से किया जाएगा। पहला उद्देश्य क्या है? उच्चारण को शुद्ध करना। क्योंकि हम बार बार किसी पैराग्राफ को हम बार बार रिपीट पढ़ते रहेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्लियर? मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की शिक्षा देना। मौखिक रूप से, क्योंकि बोलोगे आप, बोल के यदि आप अर्थ ग्रहण करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की जो शिक्षा देते हैं ना वो किसके माध्यम से दी जाती है? गद्य शिक्षण के माध्यम से जाती है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। अब देखो, बार बार आप कोई पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसके आप अलग अलग नए शब्द आएंगे और उन शब्दों का जब आप मतलब उच्चारण करोगे तो उनसे आपके शब्द भंडार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। शब्द भंडार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। शुद्ध पठन की योग्यता का विकास करना, जो आप अच्छे से पढ़ना, शुद्ध पठन करना, अच्छे से पढ़ना। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि अब मतलब 50 साल की उम्र तक हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ना आती। क्यों नहीं आती? उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। और जब तक यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है? तो शुद्ध पठन की योग्यता का विकास करना। व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना। व्याकरण के जो नियम है ना उनका ज्ञान करवाना, कि व्याकरण के नियमों को, व्याकरण कैसे, कि कौन सा वाक्य है, कौन सा इसमें क्या है, कौन सा इसमें कैसे, कि कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा इसमें प्रत्यय है, कौन सा इसमें उपसर्ग है, कौन सा इसमें धातु है, इन सब के बारे में, कौन सा इसमें लिंग वचन कारक क्या है इसका, उन सब के बारे में क्या होती है? उन सब व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाने का काम किसका होता है? गद्य शिक्षण का होता है। मुहावरों, लोकोक्तियों तथा कहावतों का ज्ञान करवाना, स्मरण करवाना क्या होती है? गद्य शिक्षण होता है। मुहावरों का, कहावतें होती हैं, लोकोक्तियों का होती हैं, उनके बारे में उनका स्मरण कौन करवाता है? गद्य शिक्षण। जैसे अभी मैं आपके सामने कुछ बात कहूँ कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? बिल्कुल आपको पता है। क्या पता है? कि अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो आपके लिए नुकसानदायक रहता है, या फिर वो ज़्यादा उछलता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान कम होता है वो व्यक्ति ज़्यादा उछलता है। ठीक है? जैसे मैंने बोला एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो समझ गए आप लोग कि मतलब कहावतें, लोकोक्तियाँ हैं, इन सब के बारे में आराम से आप समझ सकते हो। किसके माध्यम से? गद्य शिक्षण के माध्यम। सृजनात्मक शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास होता है। किसका? सृजनात्मक शक्ति और स्मरण शक्ति का क्या होता है आपका विकास? किसके माध्यम से होता है? गद्य शिक्षण के माध्यम से होता है। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता किसके माध्यम से होती है? गद्य शिक्षण के माध्यम से। किसकी? मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता किसके माध्यम से होती है? गद्य शिक्षण के माध्यम से। और गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है से गद्य शिक्षण के माध्यम से। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? फटाफट बोलिए मेरे साथ। उच्चारण को आपके शुद्ध करना,
मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण करने की शिक्षा देना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध पढ़ने की योग्यता विकसित करना, व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना, मुहावरे लोकोक्तियों तथा कहावतों का ज्ञान करवाना और सृजनात्मक शक्ति का जो स्मरण शक्ति है उसका विकास करना, मौखिक व लिखित शब्द अभिव्यक्ति की जो क्षमता उसका विकसित करना और गद्य के प्रति रुचि विकसित करना। ये सब किसके उद्देश्य हमारे गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। यहाँ तक बात शायद आपके समझ में आ गई। गद्य शिक्षण का महत्व हमने पढ़ा, गद्य शिक्षण के उद्देश्य हमने पढ़ लिए। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब आती हैं गद्य शिक्षण की विधियाँ। अब क्या आएंगी अपनी गद्य शिक्षण की, क्या आएंगी विधियाँ आएंगी और उन विधियों के बारे में अपन बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है गद्य शिक्षण की विधियों में। गद्य शिक्षण की विधियों पे चलते हैं अपन। हाँ जी, गद्य शिक्षण की विधियाँ। आई थिंक पेन की थोड़ी सी थिकनेस कम है। आगे सबसे पहले अर्थबोध विधि। कौन सी बोध विधि? अर्थबोध विधि, यानी अर्थ के बारे में आपको बताने का काम करती है। वो कौन सी होती है? आपकी अर्थबोध विधि होती है। कौन सी विधि होती है? अर्थबोध। इसके अंतर्गत अध्यापक शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता है। यानी व्याख्या में, वैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा कि इसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब इसके अंदर, मतलब इसके अधीन अध्यापक, अध्यापक मतलब जो आपको पढ़ाता है वो, शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ, शब्द प्लस अर्थ, और बताकर मतलब आपको बताना जिसकी को, वाक्यों की व्याख्या करता है। तो ये इस वाक्य को मैंने पूरा डिटेल जितनी खोल सकता तो मैंने खोल कर आपको बता दिया। वो क्या होता है कि इस अर्थबोध विधि में जो अंतर्गत जो अध्यापक होता है वो शब्दों के अर्थ बता करके और वाक्यों की व्याख्या करते हुए चलता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी जो भी शब्द होते हैं शब्दों के अर्थ बता, शब्दार्थ बता करके और साथ साथ उनकी व्याख्या करता है और व्याख्या करते करते हुए उनके अर्थ को बोध करवाता है। अब सोचो, जब अध्यापक या अध्यापक बोल रहा है, ध्यान समझने का, देखिए शिक्षण विधियाँ समझने का पॉइंट है। अब देखिए, जब अध्यापक बार बार मतलब लगातार बोले जा रहा है आपसे कोई मतलब, अब जैसे मैं आपको बार बार बीच बीच में आपको इंटरेक्ट करा रहा हूँ, मतलब कैसे कि आपको समझ में आ रहा है, हम सब चीज़ आपके इससे ध्यान थोड़ा सा मेरे ऊपर आ रहा है, कंसंट्रेट रहा है। आप तो इस चीज़ को समझ रहे हो, आपके सामने जो पेन कॉपी वगैरह चल रही है समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन इसके साथ साथ बीच में आपके साथ आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसा काम कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, वो बताइए, तो आपका ध्यान हमारे साथ साथ चल रहा है, आप हमारे साथ साथ चल पा रहे हो। लेकिन अब सपोज कीजिए कि मैं 1 मिनट मतलब शुरुआत से लगूँ आकर के और पूरे 30 मिनट पूरा एक पाठ पढ़ करके और चला जाऊँ, तो आपको कुछ नहीं समझ में आना। ठीक है? तो अर्थबोध विधि में क्या होता है? तो इसमें देखो, जब तक छात्र अब देखो, जब टीचर खुद ही खुद पढ़ता रहेगा तो क्या छात्र सक्रिय भूमिका लेगा? नहीं लेगा। और छात्र की जब सक्रिय भूमिका नहीं होगी तो क्या छात्र का मानसिक विकास होगा? नहीं होगा। तो यही बात एक बार कहना चाहता है कि छात्रों का सक्रिय सहयोग न होने के कारण यह उनका वांछित मानसिक विकास नहीं करे पाती है, यानी उनका मानसिक विकास नहीं कर पाती। जो मानसिक विकास छात्र चाहता है वह उसका मानसिक विकास नहीं कर पाती। सोच के देखिए, जैसे मैंने आपसे, अब मैं आया शुरुआत में, मैंने एक पैराग्राफ उठाया और आके यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, फड़ सी बांचनी शुरू कर दी। अब पहले बताओ फड़ क्या होती है? फड़ जानते हो क्या? फड़ बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में, फड़ क्या होती है? फिर आगे चलते हैं अपन। फिर तो मैं तो बताता रहता हूँ, आप लिखिए फटाफट फड़ क्या होती है। हाँ जी, तो अर्थबोध में क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत अध्यापक अर्थ बताता है, शब्दों के अर्थ बताता है, शब्दार्थ बताता है, शब्दों के अर्थ बता करके और फिर जो वाक्य आता है उस वाक्य को बता कर उसकी व्याख्या की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। बाकी क्या करता है? व्याख्या करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि कलंगी, ऐसे आ गया कि मतलब उसके चेहरे पर, उसके माथे पर कलंगी मतलब अच्छी लग रही थी। अब छोटा बच्चा होता है वो कलंगी नहीं समझता, तो कलंगी का मतलब क्या होता है? आपके चेहरे के जो आपके माथे, एक प्रकार का आभूषण होता है जो पुरुष अपनी पगड़ी में पहनते हैं। ठीक है? तो मतलब वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करना पड़ता है उस चीज़ को। तो फड़ क्या होती है? हाँ बिल्कुल, फड़ होती है। तो लोक देवी देवता होते हैं ना, उन लोक देवताओं की फड़ होती है जिनमें उनका वाचन करते, किसी पर्टिकुलर वाद्य यंत्र पर उनका वाचन किया जाता है। ठीक है ना? जैसे रावण हत्या पर करते हैं, ना, बिल्कुल बाबूजी के फड़ का वाचन। हाँ जी, तो अर्थबोध विधि में क्या होता है कि अध्यापक शब्दों का अर्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता है और छात्रों की सक्रिय भूमिका न होने के कारण उनका मानसिक विकास नहीं कर पाती है विधि। उनका मानसिक विकास क्या नहीं कर पाती? उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं कर पाती। कौन सी विधि नहीं कर पाती? आपकी अर्थबोध विधि नहीं कर पाती। नहीं समझ में आई? दोबारा समझें। इसलिए इस अर्थबोध विधि को क्या कहते हैं? अर्थ कथन विधि या अर्थबोध विधि या वाचन विधि या मौखिक विधि। इस एक विधि के 4 नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? इस अर्थबोध विधि के एक नाम तो क्या है? अर्थबोध। एक नाम तो क्या है? अर्थबोध या वाचन या मौखिक। अर्थबोध या
वाचन या मौखिक। 3 नाम हो गए कौन कौन से? एक हो गया आपका अर्थबोध, एक हो गया आपका वाचन, एक हो गया आपका मौखिक, और चौथा नाम कौन सा हो गया? चौथा नाम कौन सा हो गया आपका? चौथा नाम हो गया आपका अर्थकथन। चौथा नाम क्या होगा आपका? अर्थ कथन। इज दैट क्लियर? तो इस अर्थबोध को, अर्थबोध विधि यानी अर्थ का ज्ञान करवाने वाली, वाचन यानी बांचने वाली मतलब पढ़ने वाली, मौखिक यानी बोलने वाली, और अर्थ कथन यानी अर्थ के बारे में कहने वाली कौन सी विधि होती है? अर्थबोध विधि होती है। कौन सी विधि होती है? अर्थबोध विधि होती है। अब देखिए अर्थबोध विधि के बारे में और देखिए कि इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ और वाचन बताया जाता है। यानी जो कठिन शब्द आते हैं उन कठिन शब्दों का क्या करवाता है शिक्षक? छात्रों को क्या करवाता है कि आप ये कठिन शब्द इनको उनका पहले उच्चारण करवाता है, उनके बारे में उनका शब्दार्थ बताता है, अर्थ बताता है उनका, और अर्थ बना करके उनका वाचन करता है। कैसे? मौखिक रूप से, यानी मौखिक रूप से उनको अर्थ बताता है, वाचन करवाता है। वो क्या होता है? अर्थबोध या अर्थकथन। काठिन्य निवारण को क्या कहते हैं? काठिन्य निवारण को कहते हैं गद्य की आत्मा कहते हैं। कैसे कहते हैं मैं बताता हूं। काठिन्य निवारण होता क्या है? देखिए एक शब्द आया इसमें काठिन्य, काठिन्य निवारण, यानी काठिन्य निवारण का मतलब क्या होता है? जो आपकी जो काठिन्य बना होता है कठिन से, और जो भी शब्द होते हैं आपके कठिन होते हैं, उन कठिन शब्दों का जो आपके निवारण करता है, या निवारण, आपको निवारण का नहीं पता, मान लो निवारण का नहीं पता, तो निवारण का मतलब उसके बारे में बताता है, उसके बारे में, उसका मतलब कठिन जो होता है उसका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, निवारण यानी उसको दूर करता है, तो वो क्या होता है? आपका काठिन्य निवारण होता है। यानी कठिन शब्दों का निवारण करना क्या होता है? काठिन्य निवारण किया जाता है। तो काठिन्य निवारण को क्या कहते हैं? अब देखिए जब गद्य का काम ही क्या होता है? गद्य का काम क्या होता है कि जो भी शब्द को, जो टीचर क्या करता है इसमें, अध्यापक क्या करता है कि जो भी बच्चे को जो भी डाउट है, जो भी शब्द है, शब्दों का यदि अर्थ नहीं आ रहा है बच्चे को, तो उस बच्चे को शब्दों के अर्थ के बारे में बताया जाए, और अर्थ के बारे में बताते बताते उसको आगे पढ़ाया जाए। तो यानी अब सोचो जब बच्चों को अर्थ बताएगा, शब्द नहीं आएगा समझ में बच्चों को, तो शब्द नहीं आएगा तो बच्चों को शब्दों के अर्थ बताएगा अध्यापक, और शब्दों के अर्थ बताएगा तो अर्थ में क्या होता है? कठिनता आती है ना, शब्दार्थ जहाँ पे अटक जाएगा वहाँ पे क्या होगा? जब कठिनता आ गई तो काठिन्य का निवारण यदि नहीं होगा तो गद्य कोई काम का नहीं होगा। इसलिए काठिन्य निवारण क्या कहते हैं? गद्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य की आत्मा कहते हैं। किसको? काठिन्य निवारण को। बात समझ में आ गया? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। यानी अर्थबोध विधि में क्या होता है कि यदि वाचन या अर्थबोध या वाचन या अर्थकथन या मौखिक विधि में क्या होता है कि शिक्षक, अब देखिए शिक्षक एक अच्छे से मतलब आया शिक्षक क्लास में और बिल्कुल उनको बच्चों को पढ़ा रहा है, शब्दों का अर्थ बिल्कुल बता रहा है, अच्छे से करवा रहा है, तब वो ये विधि प्रभावशाली होगी। तब क्या होगी? विधि प्रभावशाली होगी। अब सोचिए ये विधि कौन सी होगी? ये विधि किस प्रकार की होनी चाहिए? कौन सी आप नहीं समझे कि मतलब ये विधि किस प्रकार से होनी चाहिए, किस पर केंद्रित हो सकती है? ये विधि किस पर केंद्रित हो सकती है? क्योंकि टीचर इसमें काम कर रहा है, इसमें बच्चा काम कर रहा है। बताइए इस विधि में एक तो अध्यापक काम कर रहा है, या अध्यापक छोड़िए शिक्षक काम कर रहा है, या फिर शिक्षार्थी काम कर रहा है। ज़्यादा काम कौन सा कर रहा है? किस पर डिपेंडेंट होगी? सोच के देखिए। व्याख्या कौन करता है? शिक्षक। पढ़ाता कौन है? शिक्षक। बच्चा तो सिर्फ सुन रहा है, तो ये किस केंद्रित है? ये शिक्षक केंद्रित विधि है। कौन सी केंद्रित विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि है। यानी जो भाषा शिक्षण की जो अर्थ कथन या अर्थबोध या वाचन या मौखिक विधि है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। और सोचो जिसमें शिक्षक ही शिक्षक का रोल होगा, किसी बच्चे का रोल ही नहीं होगा, तो बच्चों में क्या लाएगी? ये बच्चों की जो मतलब उनके जो सोचो बच्चों में नीरसता आ जाएगी इससे, कि बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, और नीरसता आ जाएगी, उनका मानसिक विकास जो हम चाहते हैं वो मानसिक विकास उनका अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी ये विधि कौन सी है? इस विधि के माध्यम से बच्चों में नीरसता आ जाती है। शिक्षार्थी जो शिक्षक केंद्रित होती है, और शिक्षक केंद्रित होने के कारण बच्चों में नीरसता आती है, बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। काठिन्य निवारण गद्य की आत्मा कहते हैं। अब फटाफट करते हैं पर रिकैपिचुलेट, यानी फटाफट इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले बात की भाषा सीखने के मनोविज्ञान की बात की। भाषा सीखने के मनोविज्ञान के बारे में डिस्कशन किया। तो जो जिज्ञासा होती है, अनुकरण होता है और अभ्यास होता है। जिज्ञासा क्या होती है? नई नई वस्तु को जानना, नए नए शब्दों को जानना, नए नए ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, वो क्या होती है? आपकी जिज्ञासा होती है। अनुकरण क्या होता है? भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? अनुकरण है। यदि आप अनुकरण नहीं करोगे तो आप भाषा को नहीं सीख पाओगे। यानी अनुकरण के माध्यम से आप भाषा को आसानी से सीख सकते हो।
अभ्यास, अभ्यास द्वारा भाषा के जो कौशलता होते हैं ना उनको आसानी से उनकी दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आराम से इसके नोट से बना सकते हो। वैसे क्लास में साथ साथ, इतना फास्ट में सही नहीं चलता हूँ कि आप लोग नोट्स नहीं बना सकते, तो क्लास में साथ साथ लिखा कीजिए ताकि आपका मन भी लगा रहे और क्लास में लिखने में इंटरेस्ट भी है। और ये बात ध्यान दे लेना, पहले आज ही बता रहा हूँ आपको कि इस बार फ्राइडे को पूछूंगा और फ्राइडे को यदि गलत हो गया ना तो सोचना खैर नहीं है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपन ने बात की क्या कि दैनिक जीवन, ये इसके बारे में बात की कि भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। भाषा शिक्षण की एक तो परंपरागत विधियाँ होती हैं और एक आपकी गैर परंपरागत यानी आधुनिक विधियाँ। परंपरागत में कौन कौन सी आती हैं कि जो विधियाँ मतलब गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, कहानी शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, किसमें आते हैं, परंपरागत विद्या में आते हैं। सबसे पहले हमने बात की गद्य शिक्षण। गद्य शब्द किससे बना है, संस्कृत की गद्य धातु से बना है। गद्य धातु का मतलब क्या होता है, स्पष्ट कहना, यानी संस्कृत में गद्य क्या होता है, छंदहीन रचना क्या कहलाती है, गद्य कहलाती है। यानी जो शब्दार्थ जो युक्त भाषा होती है उनका हम जो साधारण बातचीत में जो इस्तेमाल करते हैं वही भाषा हमारी क्या होती है, वही हमारा क्या होता है, गद्य होता है। वही क्या होता है, हमारा गद्य होता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। गद्य शिक्षण के महत्व के बारे में बात करते हैं कि यह दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का माध्यम होता है। दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं हमारे, अब सोचो जो हम बिना भाषा ही कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और हमारी भाषा का मतलब ही क्या होता है, हम लगभग ज़्यादातर गद्य बोलते हैं। तो दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का माध्यम होता है। ज्ञान उपलब्धि का प्रमुख साधन क्या होता है, भाषा होती है, गद्य शिक्षण होता है। व्याकरण सम्मत भाषा को सीखने में उपयोगी भी क्या होता है, गद्य होता है। और साहित्यिक जो भाषा तत्वों की जानकारी का सरल साधन भी कौन सा होता है, गद्य शिक्षण। और साहित्य की शैलियों का परिचय के माध्यम भी कौन सा होता है, आपका गद्य शिक्षण। यहाँ तक बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो यहाँ फीडबैक दे सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, कमेंट देखकर हमें आंसर दीजिएगा। आपको कोई डाउट हो तो डाउट पूछिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्विज़ वगैरह देनी है तो आप PDF वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे ग्रुप रीड विद दुरिना को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ा कि भाषा शिक्षण की, गद्य शिक्षण के, तो उच्चारण इससे क्या होता है, शुद्ध होता है। उच्चारण क्या होता है, शुद्ध होता है। मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की शिक्षा देता है। मौखिक रूप से किसकी, अर्थ ग्रहण की शिक्षा देता है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करता है। शुद्ध पठन की योग्यता का विकास होता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना होता है। इसे मुहावरों, लोकोक्तियों तथा कहावतों का ज्ञान स्मरण करवाना होता है। सृजनात्मक शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास करना होता है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति यानी बच्चे की लिखने की और बोलने की दोनों अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करता है। और गद्य के प्रति रुचि प्रकट उत्पन्न करता है। किसके प्रति रुचि उत्पन्न करता है, गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। ये आपके गद्य शिक्षण के उद्देश्य पूरे हो गए। ये बात भी समझ में आ गई ना, ये आपको समझ में आ गई। ये बोर्ड में क्लियर करता हूँ ताकि ऐसे मतलब फालतू का नहीं रहे। क्लियर क्या करते हैं इसको, वैसे क्लियर करते हैं, ये लो। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। इसके उद्देश्य हो गए। उद्देश्य के बाद नेक्स्ट आता है भाषा गद्य शिक्षण की विशेष विधियाँ। सबसे पहले कौन सी विधि है, सबसे पहले आपकी अर्थबोध विधि। सबसे पहले कौन सी विधि है, अर्थबोध विधि। अर्थबोध में क्या होता है, इसमें अर्थ के आधार पर यानी शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ बता करके वाक्यों को जो समझाया जाता है, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। और ये कैसे केंद्रित होती है, ये शिक्षक केंद्रित होती है। किसकी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। इसलिए छात्रों की सक्रिय भूमिका नहीं होती और छात्रों में क्या आती है, उनका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता, उनका, छात्रों का मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है। अर्थ कथन या अर्थबोध या वाचन या मौखिक विधि क्या होती है, इसमें शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ या वाचन करवाया जाता है, वो क्या होता है, अर्थबोध होती है विधि। इसमें काठिन्य निवारण को क्या कहते हैं, काठिन्य निवारण को गद्य की क्या कहते हैं, आत्मा कहा गया है। काठिन्य निवारण को गद्य की क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। इज दैट क्लियर। ये देखिए, शिक्षक केंद्रित होती है। किसके केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। किसके केंद्रित होती है, शिक्षक की केंद्रित होती है। काठिन्य निवारण क्यों कहा गया, क्योंकि कठिन शब्द होते हैं, उनको जब तक उनका निवारण नहीं किया जाएगा तब तक बच्चा समझ में नहीं पाएगा इस बातों को। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, काठिन्य निवारण करना इसका आवश्यक है। इज दैट क्लियर। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट। गद्य शिक्षण के बारे में कुछ पढ़ा हमने। अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि चैनल पे आप हमारे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एजुकेशन हब को। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विथ दुरीना, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे क्विजेज, PDF वगैरह, नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे।
तो वहाँ पर आप आ सकते हो। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अगली क्लास किसकी होगी? साइकोलॉजी की होगी 11:15। वहाँ पे बुद्धि टॉपिक चल रहा है, तो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे हम, ठीक है ना। मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे हम। तो आ जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं 2 घंटे बाद साइकोलॉजी क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।